नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा लेलिन और वन आइड ड्रैगन बोडेस ने नॉर्थ के यूनिक लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी ड्रीम डेमन के राज को समझा और एक यंग नेटिव हंटर सेवेडोल से मिले। वो अब चैप्टर 1051 में लेलिन सेवेडोल के विलेज में पहुंचता है, जहां उसे एक बेहद शॉकिंग और इमोशनल राज पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। सैबाडोर लेलिन और बोडेच को अपने विलेज की तरफ ले जा रहा था। वो बेहद खुश था क्योंकि उसने 2 मतलब माइस हंट किए थे। सैबाडोर बोलता है यहाँ पर, वाइल्डनेस के जानवर बेहद स्लाई होते हैं। हमारे विलेज के सबसे अच्छे हंटर भी एकदम हर बार यहाँ पर शिकार नहीं पकड़ पाते। क्या आप दोनों मास्टर के लेजेंडरी इमेसरीज हैं? मतलब बोडेच बोलता है यहाँ पर, नहीं। और यहाँ पर जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचे, गेट खुला और काले कपड़ों में लिपटे हुए विलेजर्स का एक ग्रुप बाहर निकला। उनके बीच कुछ एल्डरली लोगों को विलेज से बाहर भेज रहा था। औरत मर्दों की आंखों में आंसू थे। मतलब यहाँ पर एल्डरली लोगों को विलेज से बाहर भेजा जा रहा था। बोडेज बोलता है, लगता है ये लोग तुम्हारा स्वागत करने नहीं आए हैं, बच्चे। लेलिन बोलता है, अंदर ही अंदर सोच रहा था वो, क्या ये एल्डर को विलेज से निकाल रहे हैं क्योंकि वो अब काम नहीं कर सकते? सैवडोल यहाँ पर बोलता है लोअरिंग वॉइस में, एकदम इमोशनल होते हुए, नहीं, वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमारी रेस के सर्वाइवल के लिए। सैवडोल ने अपने हंटेड माइस को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। सर्वाइवल के लिए एल्डर्स का ये साहस और सेक्रीफाइस देखकर सैवडोल अंदर से मैच्योर हो चुका था। विलेज के अंदर जाने पर लेलिन को एक अलग ही एनर्जी फील हुई। ये एनर्जी ऑर्डिनरी नेटिव की नहीं थी, जो एवरेज रैंक 2 मैगोस के बराबर थे, बल्कि विलेज के सबसे इनर कोर से आ रही थी। इनर रीजन में एक ब्लैक माउंटेन था, जहां मेटल आर्मर पहने इलाइट गार्ड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने हुए थे। माउंटेन के अंदर यहाँ पर केप से रैंक 5 और रैंक 6 मैगोस जितनी विशाल रेडिएशन निकल रही थी। इलाइट यहाँ पर नेटिव गार्ड बोलते हैं, इलाइट नेटिव गार्ड। फॉरेनर रुक जाओ, ये एक फॉरबिडन एरिया है। बोडेज बोलता है, माइस की इतनी हिम्मत, इन कीड़े-मकोड़े की इतनी हिम्मत कि हमारा रास्ता रोकें। लेलिन बोलता है, रोकते हुए बोडेज को, रुको। लेलिन ने इस गार्ड में मैगोस वर्ल्ड के नाइट और मैगोस की ट्रेनिंग सिस्टम देखी, जो कि खुद लेलिन के द्वारा दी गई नॉलेज पर आधारित बेस्ड थी। उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए लेलिन केव के अंदर चला गया। केव के सीलिंग पर यहाँ पर क्रिस्टल लगे हुए थे और जमीन पर डम ब्लैक मॉस उगा हुआ था। डीप इनसाइड एक थिक लेयर ऑफ ग्रीन वाइन्स और क्रॉस शेप्ड व्हाइट मार्बल पिलर बना हुआ था। पिलर के अंदर एक स्टैचू था, अपर बॉडी के मैच्योर फॉर्म में, ब्यूटीफुल गर्ल की तरह, जिसकी चेहरे पर पर्पलिश पैटर्न बने थे, जो गिलियन से बिल्कुल मिलती-जुलती थी। लोअर बॉडी एक यहाँ पर ना पूपा सेरोलिस में बदल चुका था। लेलिन बोलता है डीप इमोशन के साथ, वी मीट अगेन गिलियन। बोड़ैच चौंक गया। बोड़ैच एकदम यहाँ पर बोलता है, व्हाट? ये ह्यूमन पुपा स्टैचू आउटसाइडेड नेटिव की एंसेस्टर हैं। ये म्यूटेशन तो बहुत स्ट्रेंज है। लेलिन बोलता है यहाँ पर एनालाइज करते हुए, वो अभी अपने सोल के फिशन स्टेज में है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। लेलिन समझ गया कि क्या हुआ था। 15,000 साल पहले ड्रीम हो जो फोर्स है, ड्रीम फोर्स के रेडिएशन से गिलियन और उनके ट्राइब के अंदर म्यूटेशन हुआ। सर्वाइवल के लिए वो नॉर्थ आए। गिलियन ने रैंक 6 मैगोस की लिमिट तक पहुंचने के बाद खुद को इस ह्यूमन पुपा फॉर्म में सील कर लिया, ताकि वो इवोल्यूशन कर सके और अपनी रेडिएशन पावर से अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करते रहे। बोडेज बोलता है यहाँ पर, हाँ, मुझे इस स्लीपिंग नेटिव से ड्रीम डेमन की सेंट आ रही है। लेलिन ने एचिप और बोडेज की बात पर ध्यान दिया। लेलिन सोचता है अंदर ही अंदर, हाँ, गिलियन इतनी पावरफुल है, तो ड्रीम डेमन उसके ड्रीम से एनर्जी एब्जॉर्ब ज़रूर करेगा। ड्रीम्स एब्जॉर्बशन, पावरिंग अप करेगा। ये पूरा एक कॉस्मिक साइकिल है।
जो ड्रीमस्केप के वर्ल्ड विल को जिंदा रखता है। लेलिन को ड्रीमस्केप के वीकनिंग और वर्ल्ड विल के इकोसिस्टम का एक बेहद बड़ा राज समझ आ गया था यहाँ पर। गिलियन को सेफ और जिंदा देखने के बाद लेनिन का पुराना गोल पूरा हो चुका था। नेटिव गार्ड्स अभी भी खौफ और हैरानी से लेनिन को देख रहे थे, पर लेनिन ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बोडेच यहाँ पर क्यूरियस होते हुए बोलता है, अब हम क्या करेंगे लेनिन? लेनिन बोलता है, मैं बस एक पुराने जान पहचान वाले से मिलने आया था। अब जब मेरा गोल पूरा हो गया है, तो हम ड्रीमस्केप के बाकी पार्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर तुम्हारा वो पर्पल आइज कर्स रिमूव कर सकते हैं। लेलिन के पास अब ड्रीमस्केप के ओरिजिन फोर्स, ड्रीम डेमन के सिम्बायोटिक साइकिल और लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी के कर्सेस के डाटा एक्सेस था। अब वो बोडेज के कर्स को डिकोड करके एक नया ब्रेक थ्रू हासिल करने वाला था। गिलियन ना मतलब उसके केप के अंदर निकलते ही, मतलब उसके केप से बाहर निकलते ही रेड बर्ड फ्लावर ट्राइब का चीफ, इसका नाम होसेन है, लेलिन के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। उसने देख लिया था कि लेलिन और बोडेज बिना किसी एफर्ट के पूरे ट्राइब को ख़त्म कर सकते थे, पर उन्होंने उनकी एंशियंट एंसेस्टर गिलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। होसेन एकदम नील डाउन करते हुए डीप रेस्पेक्ट के साथ बोलता है, वेट माय लॉर्ड्स, क्या आप दोनों हमारे एंसेस्टर के ओल्ड फ्रेंड हैं? कृपया करके हमारे विलेज में थोड़ी देर रुकिए और हमें आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। होसेन लगभग 2 मीटर लंबा, स्टील जैसा बॉडी वाला वॉरियर था, जिसके चेहरे पर एक बड़ा स्कार था। इस हार्श ड्रीमस्केप वाइल्डनेस में सर्वाइव करने के लिए रूथलेसनेस जरूरी थी, पर होसेन समझता था कि इन दो गॉड लाइक बीइंग के सामने झुकना ही उनके ट्राइब का सर्वाइवल एक हो सकता है, एक ही तरीका है। होसेन ने सोचा कि अगर ये दो पावरफुल लॉर्ड्स उनकी साइड आ जाएं, तो उनका ट्राइब ईस्ट के सबसे बड़े सिटी स्टेट मैगजी सिटी के एट्रियाज से बच सकता है। लेलिन बोलता है यहाँ पर, अगर तुम हमें स्टे करने के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो पहले अपना नाम बताओ। होसेन एकदम बो करते हुए बोलता है, मैं रेडबर्ड फ्लावर ट्राइब का चीफ होसेन हूँ। मैं और मेरा पूरा ट्राइब सिरे के हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बोडेच मतलब लेनिन बोलता है, बोडेच की ओर घूमते हुए बोलता है वो, बोडेच लगता है हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। बोडेच बोलता है यहाँ पर, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर होसेन ने लेलिन और बोडेज के लिए अपने ट्राइब का सबसे बड़ा बैंक्यूट ऑर्गेनाइज किया। रूम के अंदर फायरप्लेस से एकदम आग जल रही थी और मज़ेदार खाने की खुशबू फैली हुई थी। कॉर्नर में बैठा यंग हंटर सैडावोल इस लग्जीरियस फेस्ट को देखकर अपना थूक घूंट रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ वाइट फ्रोस्ट जम चुकी थी। ड्रीम स्केप के इस रीजन में कोई सन या मून नहीं था। रात होते ही टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब -100 डिग्री तक गिर जाता था। फूड और फ्यूल की कमी के कारण हर साल सैकड़ों लोग ठंड से जमकर मर जाते थे। सेडाबोल समझ गया था कि जो एल्डर आज सुबह विलेज से वॉलेंटरी बाहर गए थे, वो इस खून जमाने वाली रात को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। लेकिन बैंक्वेट के अंदर होसेन अपने वीआईपी गेस्ट को एकदम एंटरटेन करने में लगा हुआ था। होसेन बोलता है यहाँ पर, माय लॉर्ड, कृपया करके ये ड्रिंक एक्सेप्ट करें। ये ड्रिंक अंडरग्राउंड स्टार्च प्लांट से फेरमेंट किया गया था। यहाँ पर खराब होने की वजह से, मतलब फिल्ट्रेशन खराब होने की वजह से ये ड्रिंक बेहद गंदा दिखता था। रैंक 7 फायर ड्रैगन बोडेज के लिए ये किसी सड़क छाप ड्रिंक से कम नहीं था, पर नेटिव ट्राइब के लिए ये साल में एक बार मिलने वाला बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ था। टेबल पर बेकेड गोल्डन ब्राउन ब्रेड, पर्पल फ्रूट और वही दो शहतूत माइस पकाकर यहाँ पर खाने के लिए दिया गया था, जो सैडोबल ने हंट किया था। मीट इतना प्रीशियस होने के बावजूद होसेन ने सब कुछ लेलिन के आगे परोस दिया था। होसेन एकदम एम्बेरस्ड होते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए माय लॉर्ड्स, हमारे पास आपके स्टैंडर्ड का अच्छा खाना नहीं है। लेलिन पोलाइटली बोलता है, इट्स इनफ, आओ हमारी फ्रेंडशिप के नाम एक टोस्ट उठाते हैं। खाना खत्म करने के बाद लेलिन ने पोलाइटली पूछा कि क्या उन्हें कोई मदद चाहिए।
उसने माइंड में साफ रखा था कि अगर छोटी मदद हुई तो वो कर देगा, लेकिन अगर उन्होंने उसे परमानेंट गार्डियन बनने को कहा, तो वो तुरंत वहाँ से चला जाएगा। हुसैन बोलता है यहाँ पर, सर, हम सच में एक ऐसा प्रॉब्लम में फँसे हैं, जिसे हम अपनी स्ट्रेंथ से सॉल्व नहीं कर सकते। हम इस लैंड पर रहने के लिए ईस्ट की एक पावरफुल सिटी, स्टेट मैक्जी सिटी को टैक्स देते हैं। टैक्स में हमें सेज, एक तरह का फूड और स्लिप्स देने पड़ते हैं। होसेन ने बताया कि इस साल उनकी क्रॉप्स खराब हो गई थीं, जिसके कारण वो मैकजी सिटी के हैवी टैक्स डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो मैकजी सिटी के रूलर उनके ट्राइब पर अटैक करके सबको स्लेव बनाए लेंगे या मार देंगे। होसेन एकदम वरी स्माइल के साथ बोलता है, हमारे एंसेस्टर गिलियन अभी डीप स्लीप में हैं और मैकजी सिटी का रूलर एक एल्डर इन ऑफिस है और जिसकी स्ट्रेंथ हमारे एंसेस्टर जितनी पावरफुल रैंक 5 या रैंक 6 लेवल का है। अगर उन्होंने अटैक किया तो हम तबाह हो जाएंगे। बैंक्वेट में बैठे सभी विलेजर का खाना खाना बंद हो गया। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। लेलिन ने जब मैकजिसिटी और एल्डर इन ऑफिस के बारे में सुना, तो वो उसकी आंखों में ना एक अजीब सा ग्लेयर आ गया। लेलिन सोचता है, मैकजी सिटी, एक ऐसा सिटी जहाँ ड्रीम स्केप के हजारों पावरफुल लोग रहते हैं, जहाँ रैंक 5 और रैंक 6 लेवल के बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब वहाँ ड्रीम स्केप के एंशियंट सिविलाइजेशन और मैगस रिसर्च का खजाना होगा। लेलिन के लिए एक ऐसा सिटी को एक्सप्लोर करना ड्रीमस्केप के वर्ल्ड विल और लॉ को समझने का सबसे फास्ट तरीका था। और रही बात मैगजी सिटी के रैंक 6 रूलर की, तो एक रैंक 7 डिवाइन वॉरलॉक के सामने एक रैंक 6 मैगस की क्या ही औकात होगी। लेलिन बोलता है नोट करते हुए, समझ गया, एक दिन तय करो, सैडोवल मुझे और बोडेच को मैक्सी सिटी ले जाएगा। होसेन बोलता है यहाँ पर, थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। होसेन और उसके विलेजर खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि उनके ट्राइब को एक नया प्रोटेक्टर मिल गया है, लेकिन लेलिन का असली मकसद कुछ और ही था। आउटसाइड बैल्कनी पर खड़े होकर लेलिन ने ए चिप को मैक्सी सिटी और ड्रीम डेमन के एनर्जी फ्रिक्वेशन को क्रॉस एनालाइज करने का ऑर्डर दिया। बोडेज बोलता है यहाँ पर, लेलिन, क्या तुम सच में इन कीड़े मकोड़ों के लिए एक सिटी स्टेट से लड़ने वाले हो? लेलिन काम और कोल्ड वॉइस में बोलता है, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बुड़ैच। मैकजी सिटी हमारे लिए एक परफेक्ट रिसर्च स्टेशन बनेगी। वहाँ एक वहाँ के एंशिएंट रिकॉर्ड से हम तुम्हारे पर्पल आइज कर्स को ब्रेक करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। लेलिन जानता था कि बोडेच पर जो लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी का कर्स था, वो ड्रीमस्केप के ओरिजिन लॉ से कनेक्टेड था। मैगजी सिटी में रहने वाले पावरफुल एडर के पास इस कर्स का जुड़े हुए सीक्रेट टेक्स्ट हो सकते हैं। लेलिन का नेक्स्ट मूव सिंपल था, मैगजी सिटी जाना, वहाँ के रूलर को डोमिनेट करना और ड्रीमस्केप के सबसे बड़े सीक्रेट को अनलॉक करना। यहाँ पर लेलिन ने ना रेड बर्ड फ्लावर ट्राइब को मैकजी सिटी के ब्रूटल टैक्सेस से बचाने और ड्रीम स्केप के हिडन नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए मैकजी सिटी जाने का फैसला किया। अब यहाँ पर मैकजी सिटी में यहाँ पर लेलिन गिलियन को एक बेहद कीमती गिफ्ट देता है और मैकजी सिटी के द्वार पर पहुँचता है। विलेज के निकलने के पहले लेलिन एक बार फिर गिलियन की म्यूटेटेड स्टैचू के पास जाता है। उसके एयर चिप ने डिटेक्ट किया कि गिलियन की सोल अंदर ही अंदर इवोल्व हो रही थी, पर वो बेहद वीक और स्लो थी। लेलिन ने यहाँ पर बोलता है, क्या तुमने मेरे आने को फील किया कर लिया क्या? क्योंकि तुमने तुमने मेरे रिसर्च में मेरी मदद की है, तो चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। क्रिम्सन लाइट फ्लिकरिंग करते ही स्टैच्यू की आउटर स्किन पर स्मॉल होल्स हुए। इंस्टेंटली ह्यूमन पूपा फॉर्म की आंखों में एक मैजिकल फायर फोर्स आ गई। लेलिन के रैंक 7 डिवाइन सोल ओरिजिन फोर्स ने गिलियन के सोल अवेकनिंग स्पीड को 100 गुना तेज कर दिया था। लेलिन बोलता है, यू कैन डू इट लिटिल गिलियन। लेलिन जानता था कि बीइंग ऑफ लॉ की लाइफ बीहेड लंबी होती है। अगर गिलियन रैंक 7 अचीव नहीं कर पाई, तो ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। ये लड़का था ना यार? हाँ, पाया, हाँ, लड़का होगा ये शायद। लड़का ही था ना, ये भूल गया मैं भी।
तो लेलिन के दिमाग में ना बिक्की, क्रॉफ्ट और उसके पुराने एनिमीज के चेहरे घूमने लगे, जो वक्त के साथ मिट्टी में मिल चुके थे। लेलिन अंदर ही अंदर सोचता है, क्या इटर्नल लाइफ पाने वाले लोगों को ऐसी ही लोनलीनेस फील होती है? स्टिल फिर भी मैं ट्रू इटर्निटी को हासिल करके रहूँगा। लेलिन ने अपने रोप्स को लहराया और बिना पीछे देखे कैब से बाहर निकल गया। आउटसाइड में एकदम आकर लेलिन ने ए चिप से रिसर्च डाटा मांगा, पर रिस्पॉन्स डिसअपॉइंटिंग था। रैंक 6 मैगस लेवल का सैंपल ड्रीम स्केप के ड्रीम फोर्स वीकनिंग और वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स को समझने के लिए काफ़ी नहीं था। लेलिन को अब एक ट्रू रैंक 7 बिंग ऑफ लॉ का रिसर्च सैंपल चाहिए था। लेलिन ने सोल इंड्यूलेशन से बोडेज को बुलाया। लेलिन बोलता है, सेबडोल को ले आओ, हम अभी निकल रहे हैं। बोडेज बोलता है यहाँ पर, लीव मैग्जिसिटी के लिए? मुझे नहीं लगता वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। उस टेरिटोरी के सारे साइनी जेम्स और ट्रेजर्स मेरी नाक से बच नहीं सकते। लेलिन बोलता है यहाँ पर, मैंने तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ बोडेच, तुम्हें पहले ही एक लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी को प्रोवोक किया है। दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोडेच बोलता है एकदम डरते हुए, अच्छा ठीक है, फाइन फाइन, डोंट वरी, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ। वैसे भी ड्रीम डेमन को ड्रीम कलेक्ट करना पसंद है, जो मेरे किसी काम का नहीं है। तभी यंग हंटर सेबडोल वहां आता है। उसने साफ कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। होसेन ने उसे लेलिन का पर्सनल गाइड बनाया था, जो उसके लिए एक बेहद बड़ा हॉनर था। सेबडोल बोलता है, माय लॉर्ड, मैं आपको बिना किसी दिक्कत के मैगजी सिटी ले जाऊंगा। लेलिन स्माइल करते हुए बोलता है, इस बार तरीका अलग होगा, हम यहाँ पर फ्लाई करके ही जाएंगे। सैबडोल बोलता है यहाँ पर शौक होते हुए, फ्लाई, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ेंगे। और यहाँ पर ड्रीम स्केप के हार्स लॉ के कारण ऑफिशियल मैगोस लेवल के नेटिव भी विंग्स के बिना फ्लाई नहीं कर सकते थे। बोडेस ने सैबडोल को कॉलर से पकड़ा और हवा में तेजी से उड़ा लिया। बोडेस को लगा था कि सैबडोल डर के मारे उल्टी कर देगा, पर वाइल्डनेस में सरवाइव करने वाले इस लड़के ने जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी दिखाई। कुछ ही देर में वो हवा में इंजॉय करने लगा। सेबडोल एकदम एक्साइटमेंट में देखता है, वाह, दैट इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अगर मैं फ्लाई कर सकता तो एरोथ से डेमोनिक वुल्फ्स को एक ही बार में मार गिराता। लॉर्ड बोडेच, क्या आप मुझे फ्लाई करना सिखा सकते हैं? बोडेच बोलता है, डैम इट, क्या मैं इसका गला घोट सकता हूँ? लेलिन बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, जब तक हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता। कुछ ही समय में तेजी से फ्लाई करते हुए तीनों मैगजी सिटी के द्वार पर पहुंच गए। मैगजी सिटी के एंट्रेंस पर एक विशाल व्हाइट मार्बल आर्च बना हुआ था और ऊंची दीवारें पर इलाइट गार्ड्स तैनात थे। बोडेज की थीविंग इंस्टेंट जाग उठी। बोडेज बोलता है, मुझे नहीं पता था ड्रीम स्केप के इमिग्रेंट्स के पास इतना वेल्थ होगा। मुझे इस पूरे सिटी को लूटने में सिर्फ 3 मेटल रिफाइनिंग जितना वक्त लगेगा। लेलिन बोलता है यहाँ पर, थोड़ा संभल कर रहो और हमारे लिए नए दुश्मन मत बनाओ। सेबडोल ने लेलिन और बोडेज को मैगजी सिटी के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया। सेबडोल बताता है, मैगजी सिटी जो है वो यहाँ एक सिटीजन्स खुद गवर्न करते हैं। उन्हें उनके ऑफिसर और प्रोटेक्टर को हर 100 दिनों में आउटर स्क्वायर में इलेक्ट किया जाता है। लेलिन ने रोड के साइड में देखा, वाइट गारमेंट पहने कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड लाइफ जीने वाले सिटीजन मार्बल फाउंटेन के पास बहते हुए थे, मतलब बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नज़र सेवेडोल पर पड़ती है, उनके चेहरे पर बेहद डिस्गस्ट और नफरत दिखती है। मैगजी सिटी के सिटीजन्स बिना कोई मेहनत किए एहसानों मतलब ना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि वो रेडबर्ड फ्लावर ट्राइब जैसे सैकड़ों नेटिव ट्राइब्स के मतलब शोषण कर रहे थे। उनके खाने, सर्वेंट और आराम को पूरा खर्चा इन्हीं ट्राइब के खून पसीने के टैक्सेस से निकलता था। लेलिन समझ गया कि ड्रीम स्केप के नेटिव की बुरी हालत सिर्फ हार्श इन्वायरमेंट की वजह से नहीं थी, बल्कि मैगजी सिटी के इन घमंडी सिटीजन्स के अत्याचार की वजह से भी थी। लेलिन बोलता है,
इलेक्शन, सिटीजन्स, एक्सप्लोडेशन, एक ऐसा सिटी जो बाहर से सिविलाइज्ड लगता है पर अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। आओ देखें कि मैकजी सिटी का रूलर हमारा स्वागत कैसे करता है। लेलिन ने यंग सैबडोल को देखा जो गुस्से से तना हुआ था। उसने उसके सर पर हाथ रखा और बोला। लेलिन बोलता है, क्या क्या तुम इस करंट सिचुएशन से खुश नहीं हो? सैबडोल बोलता है एकदम अपने हाथ पींचते हुए, नहीं, मैं बस इतनी स्ट्रेंथ चाहता हूँ कि ताकि अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेलिन स्माइल करते हुए बोलता है, वाट अ क्लेवर आंसर। लेनिन को पीछे मतलब पिछले वर्ल्ड में अगर इतना कम मेजॉरिटी पॉपुलेशन इतने सारे लोगों पर अत्याचार करती तो एक वायलेंट रेवोल्यूशन हो जाता। लेकिन इस मैगस वर्ल्ड और ड्रीम स्केप में एब्सोल्यूट पावर ही सच है। जिसके पास रैंक 5, रैंक 6 या रैंक 7 की पावर है, वही रूल्स बनाते हैं। तभी रोड पर ब्लैक आर्मर पहने और आयरन स्पेयर लिए हुए वॉरियर की दो रॉज दौड़ती हुई आती है और बेहद भीड़ को पीछे हटाने लगती हैं। सेवेडेल एकदम थरथराते हुए एकदम बोलता है डर के साथ, नहीं, नहीं, ये सिटी गवर्नमेंट के गार्ड नहीं है, ये लेजेंडरी लॉर्ड एवोनी दूत हैं। मैकजी सिटी जैसे सारे सिटी स्टेट इनके सामने झुकते हैं। लॉर्ड एनबॉय का नाम सुनते ही मैक्जी सिटी के घमंडी सिटीजन और नेटिव विलेजर सभी के चेहरे से खून गायब हो गया। सभी खौफ से कांपने लगे। बोडेस ने लेलिन को बताया कि ये हाई एनर्जी बीइंग इल्यूजनरी मोथ हैं जो ड्रीम डेमोन की पर्सनल आर्मी है। ये इल्यूजन और डेडली पोइजन में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन इस मोथ आर्मी के सेंटर में एक यंग नेटिव लड़की चल रही थी। उस लड़की का चेहरा सुंदर था, पर उसकी आंखें कंप्लीटली लाइफलेस और मुड़ी हुई थीं। उसके सर पर एक फरी वाइट क्रेचर बैठा हुआ था, जिसने अपना बड़ा उस लड़की के ट्रू सोल के अंदर घुसा रखा था, सूंड जो था। लेलिन ने उस वाइट क्रेचर के शरीर से लॉ की मैजेस्टी फील की। लेलिन बोलता है, अंदर ही अंदर बोलता है, तो ये है इनका पैरासाइट बैकलैश। और यहाँ पर ड्रीम डेमन ने ड्रीम स्केप के वीकनिंग से बचने के लिए अपने ट्रू सोल को लाखों छोटे पार्ट्स में तोड़कर नेटिव के सपनों में सील कर दिया था। बदले में नेटिव को सर्वाइवल मिलता था, लेकिन अगर ड्रीम डेमन गलती से किसी नेटिव की सोल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो वो नेटिव एक एम्प्टी खाली बर्तन बन जाता है। इस खाली बॉडी को ड्रीम डेमन अपने फिजिकल वर्ल्ड में इंटरफेयर करने के लिए पैरासाइट वेसल की तरह यूज करता है और इसी को सभी नेटिव लॉर्ड इनवॉय कहते हैं। जैसे ही लेलिन और बोडेज उस लॉर्ड एवोनी को देख रहे थे, उस लड़की ने अपना सर घुमाया और उन दोनों की तरफ देखा। लॉर्ड एवोनी यहाँ पर देखती है कि जो है ना यहाँ पर बोलती है वो, ओह मैंने सोचा नहीं था, आई नेवर थॉट आई हैड सी गेस्ट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड हेयर। उस लड़की के अंदर ड्रीम डेमन का असली ट्रू सोल कॉन्शियंट जाग चुका था। एक ही पल में लेलिन के सामने एक ऐसा कॉस्मिक क्रिएचर अपीयर हुआ जिसके विंग एक छोटे वर्ल्ड को कवर कर सकते थे। लेलिन बोलता है यहाँ पर, हम बस यहाँ से गुजरने वाले ट्रैवलर्स हैं। अनवेटली आपके टेरिटरी में इंटर कर गए, हमें कोई आइडिया नहीं था। तभी लॉर्ड एनोवी की आइज वन आइड ड्रैगन बोडेज पर टिकी और उसने जो कहा उसे सुनकर लेलिन का चेहरा गंभीर हो गया। लॉर्ड एबोनी बोलती है, मुझे तुम्हारी स्पिरिट की खुशबू याद है। तुम वही पर्सन हो ना जिसने एक बार मेरे ट्रेजर ट्रॉप को चुराने की कोशिश की थी। इस लालची ड्रैगन बोडेच ने सच में पहले ड्रीम डेमन के खजाने को लूटने की कोशिश की थी। बोडेच बोलता है, ओ, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, आज मौसम कितना अच्छा है ना। लॉर्ड एनवॉय बोलता है, लेकिन मेरे हम्बल ट्रेजर ट्रूप में मेरे लॉर्ड को जरूर डिसअपॉइंट किया होगा। बोडेज बोलता है, ओह इट्स नॉटिंग, मुझे उन बबल्स जैसे ड्रीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो बोलना चाह रही थी ना, मेरे उसने ट्रेजर में ना ट्रैप वगैरह बिछा के रखा था। तो ये बोडेज वही बोल रहा था ये बबल जैसा कोई ट्रैप होगा। तो यहाँ पर लेलिन आगे आके बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बंदे का एक नट थोड़ा-सा ढीला है।
बाकी स्क्रू सब टाइट कर दिए हैं मैंने। ड्रीम डेमन का कॉन्स्टेंट बेहद पोलाइट और इजी गोइंग था। उसने लेलिन की पावर और रैंक 7 डिवाइन ऑरा को पहचान लिया था। लॉर्ड एनबॉय बोलता है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम किसी और जगह चलकर आगे की बात कर सकते हैं? लेलिन बोलता है, हाँ ठीक है, श्योर। और हाँ, मेरा इस लड़के के एंसेस्टर से कुछ रिश्ता है। लेलिन को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। एक रैंक 7 बीइंग ऑफ लॉ के आगे एक छोटा सा फेवर देना ड्रीम डेमन के लिए बेहद आसान था। जैसे ही लेलिन, बोडेज और लॉर्ड एवोनी वहां से गए, सेबडोल का मुंह खुला का खुला रह गया। मैक्जी सिटी के जो घमंडी सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पहले सेबडोल को कीड़े मकोड़े की तरह देखते थे, अब वो उसके सामने झुककर उसकी चापलूसी कर रहे थे। लेलिन के एक इशारे ने रेडबर्ड, फ्लावर ट्राइब और सेबडोल की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया था। सीन शिफ्ट होता है। लॉर्ड एवोनी बोलता है यहाँ पर, बोडेच, तुम्हारे शरीर पर सेलुलस का सबसे खतरनाक ट्रैकिंग कर्स है। सेलुलस ने इस पॉइजन कर्स को बनाने के लिए एक प्योर प्लेन को डिस्ट्रक्शन के मुंह एकदम घाट धकेल दिया था, ताकि वो लाखों लाइफ फोर्स फॉर्म को मारते वक्त की नफरत और मेलिक्यूस इंटेंट को एब्जॉर्ब कर सके। एक पूरे प्लेन को लाखों करोड़ों लोगों की नफरत से बना ये कर्ज इतना खतरनाक था कि बोडेज के सर पर पहना हुआ योसी ब्लड हॉप भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेलिन ने सोचा कि वही अकेले रूथलेस नहीं था। सेलुलस जैसे लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी तो पूरी तरह पागल और डेमोनिक थे। बोडेज एकदम बोलता है यहाँ पर, हाँ, अच्छा तो ये योसी ब्लड हॉप किसी काम का नहीं है। मैं इसे उतार कर देखता हूँ। लेनिन बोलता है, पागल, इडियट, उसे मत छुओ, गधे। जैसे ही बोडेस ने उस होप को हटाया, उसमें से एक चीखने वाली फीमेल ऑरा निकली और होप तुरंत एक्सप्लोड होकर सिल्वर डस्ट में बदल गया। बैंग! बोडेज के पीठ पर बनी पर्पल आइज एक के बाद एक फटने लगीं। उसमें से पीला जहर पॉज येलो पॉज बहने लगा और बोडेज जड़ से चीखने लगा यहाँ पर। एकदम दर्द हो रहा था उसे। वो पॉज जहाँ भी गिरा, वहाँ नए पर्पल आइज उगने लगे। डेमन वॉइस फॉर्म आती है यहाँ पर। फाउंड यू, फाउंड यू। तुम साले लालची छोटे चोर, सेलुलस ने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया है। सेलुलस, जो कि एक और खतरनाक लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी था, अपने फ्रोजन सिल को तोड़कर बोडेज की तरफ एकदम नफरत से तेजी से उड़ने लगा। बोडेज यहाँ पर बोलता है, क्या? क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? लेलिन, लेलिन, बचाओ मुझे। और यहाँ पर लेलिन ने देखा कि बोडेज कितना भी बेवकूफ़ हो, वो अपनी जान के मामले में कभी ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करता। उसने तुरंत एआई चिप को स्कैन करने का ऑर्डर दिया। एआई चिप स्कैन, बिप, सोल इंचार्टमेंट डिटेक्टेड, माइक्रोस्कोपिक सोल पावर फाउंड फ्लोटिंग फ्रॉम द ड्रीम डेमोन एनवॉय। लेलिन को तुरंत सच्चाई समझ आ गई। इस ड्रीम डेमन ने माइक्रोस्कोपिक सोल पाउडर हवा में फैला के रखी थी, जिससे बोडेज का दिमाग हाइपोथेटिकली स्टेट में चला गया और उसने खुद ही अपना प्रोटेक्टिव होप उतार दिया। लेलिन ने अपने अंदर एक के नाइटमेयर ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया और उस सोल पाउडर को अपने शरीर में न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका दिमाग एक ही पल में क्रिस्टल क्लियर हो गया। लॉर्ड एन वही बोलता है एकदम यहाँ पर, डोंट वरी लेलिन, सेलुलस मेरा दुश्मन है। हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं और तुम्हारे दोस्त का कर्ज खत्म कर सकते हैं। बोड़ैच यहाँ पर बोलता है, एकदम बच्चे की तरह बोल रहा था। हाँ 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 हाँ, लेलिन, एग्री कर लो, एग्री कर लो, मत, मान लो, मान लो, मान लो। और यहाँ पर लेलिन भी बोलता है, ठीक है, ऑफ कोर्स आई एग्री। और यहाँ पर लेलिन ने एग्री करने का नाटक किया और जैसे ही वो ड्रीम डेमन के पास पहुँचा, लेलिन बोलता है, आई एग्री टू नथिंग। लेलिन के पीछे जाइंट टारगेरियन जाइंट सरपेंट का पैंथोम अपीयर हुआ। डेवोरविंग लॉ के साथ उस सरपेंट ने ड्रीम डेमन की एनबॉय को एक ही बार में चबा लिया। स्पेस इटसेल्फ यहाँ पर अपने आप क्रैश हो गया। ड्रीम डेमन की फिजिकल एनबॉय वेसल कंप्लीटली यहाँ पर ख़त्म हो गई और हवा में सिर्फ उसकी
यहाँ पर कॉन्शियंट लाइट रह गई। ड्रीम डेमन कॉन्शियंट एकदम यहाँ पर बोलता है फ्यूरियस रोर के साथ, तुमने तुमने मेरे शरीर और कॉन्शियंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ड्रीम डेमन ने जमीन पर एकदम बैठे ना नेटिव के ब्रेन्स को एक्सप्लोड करके उनके सोल लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, ताकि वो फोर्सफुली अपने रैंकेट पावर को अनसील कर सके। लेकिन लेलिन ने उसके कॉन्शियंट पॉइंट पर क्रिम्सन सोल स्पाइक चलाकर उसे साइलेंटली एक्सप्लोड कर दिया। लेलिन जानता था कि वीकेंड ड्रीम फोर्स के कारण वो ड्रीम डेमन को हैवीली डैमेज पहुंचा सकता है। उसने डेज्ड बोडेज को कॉलर से पकड़ा, लावा हैंड को फाड़कर हवा में इनविजिबल हो गया। कुछ ही सेकंड बाद मिलियंस ऑफ इल्यूजनरी पर तभी डिस्ट्रक्टिव स्नो गिरने की वजह से उन्हें डर कर ना पीछे हटना पड़ा। लेलिन ने एक ही तीर से न दो शिकार किए थे। ड्रीम डेमन के ट्रैप को तोड़ा और सेलुलस और ड्रीम डेमन्स को आपस में ही भिड़ा दिया। ड्रीम स्केप में ना जब भी कोई लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी अनसिल होता है, उसे डिस्ट्रक्टिव स्नो का सामना करना पड़ता है, जो उनकी सोल और वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स को वीक कर देता है। ड्रीम डेमन ने तुरंत अपना प्रेजेंस छुपा लिया ताकि वो इस स्नो से बच सके। यहाँ पर ड्रीम डेमन अवतार कंफ्यूज होते हुए बोलता है, डैम इट, ये मैगोस मेरे सोल पाउडर से कैसे 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 बच निकला। और यहाँ पर टेंस ऑफ मिनट बाद 10 मिनट बाद लगभग ज़मीन हिलने लगती है। एक बेहद विशाल टॉर्नेडो पूरे रीजन को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है। टॉर्नेडो के बीच में से एक 100 मीटर टॉल स्टील नाइट निकलता है। उसके चेस्ट पर एक ग्लोइंग रेड क्रॉस शेप्ड रुइन था और इसके उसके ना हेलमेट के अंदर से दो खूनी रेड लाइट निकल रही थी। इस टॉर्नेडो के चारों तरफ 100 मिलियन 10 करोड़ से ज़्यादा रोती हुई ह्यूमन फेस की आकृतियाँ घूम रही थीं। ये वही लोग थे जिन्हें इसने प्लेन्स ऑफ डिसअपियर में मार डाला था। और यहाँ पर सेलुलोस एकदम आ गया था यहाँ पर, एकदम ना एक्साइटमेंट एक्सट्रीम मेलिक्यूस वॉइस में बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी ड्रीम डेमन, क्या तुमने उस चोर को ढूंढ लिया जिसने मेरे स्वॉलो जेम्स चुराए थे। ड्रीम डेमन बोलता है यहाँ पर, सेलुलोस लगता है तुम उससे बेहद नफरत करते हो जो अपने ट्रू बॉडी के साथ यहाँ आए हो। सेलुलोस बोलता है, उसने मेरा सोलो जेम चुराया है। उसके बिना मेरे ट्रू बॉडी को डिजास्टर के बाद हील होने में 10,000 साल लगेंगे। मैं उस चोर को प्लेन्स ऑफ डिसपेयर में सील करके 10,000 साल तक उसकी खाल उधेड़ूंगा। ड्रीम डेमन बोलता है, वो चोर अकेला नहीं है, उसके साथ एक रैंक 7 मैगोस भी है। ये देखो। यहाँ पर मेमोरी देखते ही सेलुलस से ने ना नफरत से हंसी उठाई। सेलुलस बोलता है यहाँ पर, सिर्फ दो नए रैंक 7, मैं एक हाथ से उनके ट्रू सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन सेलुलस के जाने के बाद ड्रीम डेमन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। ड्रीम डेमन सोचता है अपने आप, वो यंग मैगस, उसका ब्लड लाइन मेरे लिए एक मोर्टल एनिमी जैसा फील होता है। सेलुलस बेवकूफ़ है जो आगे जा रहा है और मैं पीछे रहकर देखता हूँ कि उस मैगस के पास और कितने कार्ड्स हैं। ड्रीम डेमन सीक्रेटली सेलुलस के पीछे हो लेता है। बोडेज यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है। बोडेज की ओर दिखाया जाता है। बोडेज बोलता है, डैम इट, डैम इट, लेलिन क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हमारे एलाई पर अटैक क्यों किया? लेलिन बोलता है, पागल मैं नहीं हूँ, तुम हुए थे। अभी तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ है क्या? और बूम! लेलिन ने एक हैवी पंच बोडेज के चेहरे पर मारा। बोडेज मल्टीपल माउंटेन पीक्स को तोड़ते हुए पीछे गिरा। उसने मुंह के कोने से थूका और खून का साथ बेहद सारा सोल पाउडर बाहर निकल गया। बोडेज का गुस्सा तुरंत खौफ और होश में बदल गया। बोडेज रियलाइज करते हुए बोलता है, दैट डैम्ड मॉथ, उसने मुझे वन हाइड ड्रैगन बोडेज को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने मेरे फ्री विल पर अटैक किया। बोडेज को यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल किया था उसने। लेलिन बोलता है यहाँ पर, बोडेज बोलता है लेलिन को, लेलिन आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम ही मेरे लिए असली एलाई हो। लेलिन बोलता है, हो, ओहो, मेरे छोटे ड्रैगन को अब होश आ गया। लेलिन ने देखा कि बोडेज अब पूरी तरह होश में आ चुका है।
तभी एआई चिप का प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में बजता है। एआई चिप साउंड आता है, "बीप, होस्ट हैज़ कंप्लीटली डिसजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ यूजिंग डेवरिंग टैलेंट, ऑब्टेन्ड पार्शियल लॉ ऑफ चार्म एंड लॉ ऑफ इल्यूजन।" लेलिन ने अपने डेवरिंग लॉ से ड्रीम डेमन के कॉन्शिएंट को डाइजेस्ट किया था, लेकिन जब उसने गेन्स देखे तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। लेलिन सोचता है, एक रैंक 7 बिंग के कॉन्शिएंट को डेवर करने के बाद भी मुझे 1% लॉ कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं मिला। मैगस वर्ल्ड के लिए लॉज गेन करना इतना मुश्किल क्यों है? और यहाँ पर लेलिन को समझ आ गया कि वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में गॉड्स को मारना और उनकी डिविनिटी को एब्जॉर्ब करना कितना आसान था। वहाँ एक गॉड को डेवर करके पूरा का पूरा लॉ मिल जाता था, जबकि यहाँ एस्ट्रल प्लेन में लॉज बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और तभी मैगस वर्ल्ड ऑफ मतलब ना मैगस वर्ल्ड ऑफ गॉड्स को अपना सबसे बड़ा हंटिंग ग्राउंड मानते थे मैगस वर्ल्ड के लोग। लेलिन ना सोचता है कि ना एंशियंट टाइम में जब मैगस को पता चला कि गॉड को ना मारकर उनकी डिवाइन स्पार्क से सीधे लॉज मिलते हैं, तो वो कितने पागल हो गए होंगे, यही सोच रहा था। और आगे बोलता है, क्या मैगस वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स एंशियंट टाइम में एक ही बॉडी थे? रिमर कहते हैं कि जब इन दो वर्ल्ड्स के बीच की फाइनल वार खत्म होगी, तो विनर लूजर के पावर को एब्जॉर्ब करके पाथ ऑफ द इटर्निटी, अमर होने का रास्ता खोलेगा। लेनिन ने पहले हमेशा लो प्रोफाइल मेंटेन की थी, लेकिन अब जब उसे इमॉर्टैलिटी का रास्ता दिख रहा था, तो कोई भी लिमिटेशन उसे नहीं रोक सकती थी। जो उसके रास्ते में आएगा, चाहे वो गॉड हो या लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी, उसे मिटा दिया जाएगा। यहाँ पर एआई चिप का ना साउंड आता है, बीप, कैप्चर्ड लिविंग स्पेसिमेन ऑफ ड्रीम डेमन, एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स एक्सेलरेटेड बाय 27%। लेलिन ने ड्रीम फोर्स के एनवॉय को डेवर करके उसकी लिविंग सेल्स सैंपल हासिल कर ली थी, जिससे उसकी वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स पर ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तभी बोर्डेज दर्द से चीखने लगता है। बोर्डेज बोलता है यहाँ पर, ओ नो, सेलुलस पास आ रहा है, ये आइज फिर से बेहद पेन दे रही हैं। सेलुलस के पास आते ही बोडेज के बॉडी पर ना लगी पर्पल आइज अनकंट्रोलेबल होने लगी। लेलिन बोलता है यहाँ पर कोल्डली, चुप करो, शट अप। क्या तुम्हें ये कर्ज हटाना है या नहीं? लेलिन के आईब्रो के बीच रेड लाइन खोली। उसने नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक की एनर्जी को रिलीज किया। लेलिन चांटिंग करता है, रिटर्न टू वेयर यू कम फ्रॉम। फ्लैश, सभी पर्पल आइज रिट्रीट हो गईं और बोडेज के पीठ पर एक फेरी रेड रिंग के अंदर सील हो गया। बोडेज बोलता है, डैट डैट इज इट। एक रैंक 8 लॉर्ड ऑफ कैलिमिटी का कर्स इतनी आसानी से सील हो गया। और यहाँ पर लेलिन को ना तुरंत एक बेहद क्रूशल सच समझ आया। लेलिन रियलाइजेशन करता है, सेलुलस चाहे कितना भी पावरफुल लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी क्यों ना हो, वो एसेंस में ड्रीम स्केप का क्रिएचर है। और मेरे पास नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक है, जो इस वर्ल्ड की विल ने क्रिएट किया है। ड्रीम स्केप की वर्ल्ड विल ने मुझे इसलिए बद दिया ताकि मैं इस रफ लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय कर सकूं। इसका मतलब था कि ड्रीम स्केप खुद लेलिन की मदद कर रहा था। तभी ओरिजन पर एक विशाल टॉर्नेडो अपीयर हुआ। उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव स्नो का साया था और अंदर से सेलुलस की टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। बोडेच एकदम डरते हुए, लेलिन लेलिन सर, वो आ गया। लेलिन बोलता है यहाँ पर, अच्छा टाइम है, ग्रेट टाइमिंग। मुझे जो थॉट आया है, मुझे अभी इसे टेस्ट करना है। बोडेज बोलता है, हाँ, पर वो एक रैंकेट लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी है। क्या आप उसे अब आप अटैक करने वाले हैं उस पर? लेलिन बोलता है, ऑफ कोर्स यार, तुम्हें कोई दिक्कत है? और यहाँ पर फाइट तो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बोडेस ने ना जान लिया था कि ना लेलिन सेलुलस से भी ना ज़्यादा डरावना टेरिफाइंग था। उसने इमीडिएटली अपने ट्रू फॉर्म वन आइड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेलिन उसके जाइंट हेड पर खड़ा हो गया। बोडेज ने आसमान की तरफ सर उठाया और एक विशाल सांस अंदर खींची। एक पावरफुल रोर मारा।
पूरे कॉन्टिनेंट की आधी हवा उसके लंग्स में कंप्रेस होने लगी, जैसे जमीन पर एक विशाल वैक्यूम क्रिएट हो गया हो। बोडेच बोलता है, ओह सेलुलस, बूम। बोडेच ने दो कॉम्प्रेस्ड एयर कैनन को बुलेट की तरह स्पीड से सेलुलस की तरफ दागा। स्पेस डिस्टोर्ट होने लगा। लेनिन बोलता है, अच्छा है, नॉट बैड, रैंक 7 की पावर दिखा रहे हो। सेलुलोस यहाँ पर बोलता है, तुम चोर साले चोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सेलुलोस पर अटैक करो। आई एम द मास्टर ऑफ क्लेमिटी। सेलुलोस ने अपने ब्लैक हेड से स्ट्राइक किया। इस पे सैटर हो गया और पूरे रीजन में डिवास्टेटिंग एक्सप्लोजिशन होने लगे। दोनों एग्जिस्टेंस का लॉ जो है टकराने लगा, कोलिजन होने लगा। पूरे ड्रीमस्केप की जमीन एकदम थरथराने लगी। ड्रीमस्केप के सभी सील्ड लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी जाग गए। ड्रीम डेमोन लॉर्ड ने अपने पूरे आसमान को एकदम मिलियंस ऑफ इल्यूजनरी मौत से कवर कर दिया, ताकि इस बैटल की स्ट्रे एनर्जी उनके टेरिटोरी को तबाह न कर सके। तभी एक थिन ब्लैक थ्रेड स्मोक के बीच से निकला और वन आइड हॉर्न्ड बोडेज की तरफ तेजी से बढ़ा। बोडेज के हार्ड ड्रैगन स्केल उसे रोक नहीं पाए। ब्लैक थ्रेड ने स्केल्स को चीरते हुए ड्रैगन ब्लड बहाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बोलता है, तुम साले कमीने चोर। सेलुलस एकदम रोर करते हुए बोल रहा था, तुम्हें आज अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। बोडेज को ना एकदम हारा देख लेलिन ने मूव किया। यहाँ पर उसने क्रिम्सन ड्रीम फोर्स को फॉर्म करके बोडेज के जख्मों पर लगाया, जिससे सेलुलस का पावर ऑफ टेलेमिटी तुरंत सप्रेस हो गया। सेलुलस ने थक कर रुकते हुए लेलिन की तरफ देखा। सेलुलस बोलता है, मैगोस ये क्या कर रहे हो? मैगोस नो, ब्लड लाइन वॉरलॉक, तुम्हारे ब्लड लाइन में ड्रीम स्केप की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। सेलुलस को फील हुआ कि लेलिन उसके लिए एक नेचुरल एनिमी था। उसके एंशियंट जीन्स में एक हिडन फियर जागने लगा। लेलिन ने रैंक 7 ब्लड लाइन वॉरलॉक के रूप में नए टारगेरियन प्रोजेनिटर की पावर को एक्टिवेट किया। बाउंडलेस ब्लडलाइन एनर्जी ने एक विशाल टारगेरियन सर्पेंट बनाया, जो सेलुलस के आइस सेंटोर पैंथोम पर झपट पड़ा। स्पेस में दोनों बिंग ऑफ लॉ की एस्ट्रल फॉर्म एक दूसरे को फाड़ने लगी, जिससे मल्टीपल स्टार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए। सेलुलस बोलता है यहाँ पर फ्यूरियस होके, क्या मैं इतने लंबे समय तक सोया था कि अब एक मामूली रैंक 7 मैगोस मुझे चैलेंज करेगा? आई एम अ लॉर्ड ऑफ क्लैमिटी। सेलुलोस ने अपने ब्लैक हेडसेट को फेंका। उसके साथ मिलियन ऑफ वीपिंग स्पिरिट थे, जो एक भयंकर ब्लैक मार्क्स ऑफ कैलेमिटी बना रहे थे। लेलिन ने तुरंत अपने ब्लड लाइन सिल्प और लॉ ऑफ डेवरिंग को कंबाइन करके मल्टीपल स्पिनिंग क्रिएट किया। हेडसेट और डेवरिंग शील्ड आपस में टकराए। वोर्टेक्स ने एकदम हेडसेट की क्लेमिटी पावर को स्वैलो करना शुरू कर दिया। डेवरिंग शील्ड एक्सप्लोड हो गई और सेलुलस के हेडसेट की सारी एनर्जी भी ड्रेन होकर डिसअपेयर होने लगी। सेलुलस हंसते हुए बोलता है, वार्लॉक, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी रैंक 7 पावर टॉप क्लास है, पर क्या तुम्हारा लॉ ऑफ डेवरिंग मेरी रैंक 8 स्ट्रेंथ को हरा सकता है? लेलिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये एक रैंकेट एग्जिस्टेंस वर्ल्ड विल के बारे में कहता है, मतलब कहता है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड विल टू मी। इसका मतलब ये है कि लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी वर्ल्ड विल के खिलाफ जाते हैं। इसीलिए इस वर्ल्ड की विल ने नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक क्रिएट किया है। आसमान में टारगेरियन सरपेंट और सेंचोर की बैटल खत्म हुई। सेंचोर ने सरपेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह एकदम बहुत ज़्यादा जख्मी था। सेलुलोस एकदम प्राउड होते हुए बोलता है, देख लिया है, देखा ना, तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। डिफिट एक्सेप्ट कर लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लेलिन बोलता है, अफ़सोस तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। बोड़ैच एकदम रोर करते हुए यहाँ पर बीच में आने की कोशिश करता है। मुझे मत भूलना, मैं हूँ जेम थिप, वन आइड ड्रैगन बोड़ैच, और रोर मारता है। तीनों बिंग्स ऑफ लॉ एक ऑल आउट अटैक से सराउंडिंग कंप्लीटली यहाँ पर सेक होने लगती हैं। जमीन गायब होकर प्राइमल कियोस फॉग में बदल जाता है। सेलुलोस ने हंसकर अपने ब्लिजार्ड को गैदर किया और बोडेज की तरफ चार्ज करने लगा।
बोर्डेज का पूरा चार्ज एक फुल स्पीड ट्रेन की तरह था, पर यहाँ पर सेलुलोस ने उसे अपने नंगे हाथों से रोककर उसे दूर फेंक दिया। बोर्डेज के बोन्स चटक गए और वो मुंह से एक ओशियन जितना ड्रैगन ब्लड थूकने लगा। तभी लेलिन आगे बढ़ता है और उसने अपनी क्रिम्सन स्वॉर्ड सेलुलोस के आइस ब्लू आर्मर पर घोंप दिया। सेलुलोस के 100 मीटर टॉल साइज के सामने लेनिन की स्वॉर्ड एक टूथपिक जैसी थी, लेकिन उसे टच करते ही एकदम आर्मर पर ब्लैक क्रैक फैलने लगे। ब्लड रेड फ्लेम ने बिलियर जार्ड को जलाकर राख कर दिया और सेलुलोस का आर्मर इंच बाई इंच भी एकदम एक्सप्लोड होने लगा। सेलुलोस शॉक होकर बोलता है, दिस दिस ये आर्मर मेरी बाउंडलेस माइट को सील करने के लिए था। और यहाँ पर सेलुलोस का ट्रू फॉर्म ना किसी भूख से मरे हुए मम्मी जैसा था, पर उसकी ऑरा पहले से 10 गुना ज़्यादा ईविल और टेरिफाइंग थी। ये था उसका ट्रू रैंकेट पावर ऑफ डीके एंड कैलेमिटी। लेलिन ने अपने पाम को देखा। सेलुलोस से कांटेक्ट होने की वजह से उसके हाथ की स्किन लाइफलेस और रोटेट हो चुकी थी। लेलिन बोलता है अपने एकदम एकदम हाथ भींचते हुए, रैंकेट रैंकेट पावर ऑफ डीके, किसी भी नॉर्मल रैंक 7 को ये जहर पल भर में मिटा सकता है। पर्पलिश रेड फ्लेम एकदम बर्न, यहाँ पर एकदम बर्न कर रहे थे उसे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ड्रीम डेमोन कॉन्सर्ट में। सेलुलस अब पूरी तरह बरजक हो चुका है। देखते हैं मैगस तुम्हारे पास और क्या क्या कार्ड हैं। और यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है सेलुलस। यहाँ पर देखते हैं वो बोलता है, ड्रीम ड्रीम डेमन की मौत एक ही सेकंड में जलकर राख हो गई। ड्रीम डेमन ने भी समझ लिया कि अब आगे इंटरफेयरिंग करना डेंजरस है। और यहाँ पर सेलुलोस बोलता है, आई एम द मास्टर ऑफ डिजास्टर, होल्डर ऑफ द पावर ऑफ डीके, एट द एंड ऑल बीइंग विल विदर्ड और स्पेस एंड टाइम। रोर के साथ यहाँ पर सेलुलोस ने फियर और टेरर से जो फेथ पावर गैदर की थी, उसे एक उसकी अटैक में प्रीमल प्राइमल की उसकी स्ट्रेंथ आ गई। उसके विशाल डेविल क्लॉ ने लेलिन के लॉ ऑफ डेवरिंग को टीयर अपार्ट करना शुरू कर दिया। बोडेच ड्रैगन फॉर्म में दर्द से चीख रहा था। उसके शरीर पर डिके फैल रहा था। लेलिन एकदम सॉफ्टली अपने सर को सहलाते हुए बोलता है, मतलब वो उसके सर को सहलाते हुए, अच्छा, एज एक्सपेक्टेड, बिना किसी इटरनल हेल्प के अकेली रैंक 7 पावर से रैंक 8 को बीट करना इम्पॉसिबल है। अगर मेरे पास मेरा बैकअप ना होता तो मुझे भागना पड़ता, पर खैर। और यहाँ पर जैसे ही लेलिन के फोरहेड पर वर्टिकल आई खुली, सेलुलोस का ट्रू सोल एकदम सिकुड़ने लगा। सेलुलोस जो है एकदम डरते हुए मैडनेस में जाते हुए बोलता है, व्हाट व्हाट इज दिस, मुझे फिर से वही डेथ की वार्निंग क्यों मिल रही है? क्या तुम कौन हो? सेरल उसका डेमोनिक क्लॉ एक्सप्लोड हो गया। ड्रीम स्केप की पूरी वर्ल्ड विल इस जगह पर फोकस करने लगी। ओरिजिन फोर्स का पूरा समंदर सेलुलस को इग्नोर करके लेलिन के कदमों में आकर गिरने लगा। और यहाँ पर लेलिन का शरीर एक्सपेंड होने लगा। वो 100 मीटर टॉल विशाल गोल्ड गॉड लाइक जाइंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ड्रीम स्केप की सारी ओरिजिन फोर्स लेलिन के चारों तरफ ओशियन वेव की तरह टेम होकर रोलिंग कर रही थी। सेलुलोस यहाँ पर बोलता है, तुम तुम वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स तुम्हें फेवर कर रही है। तुम लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी से भी ऊपर हो। सेलुलोस ने यहाँ पर पागलपन में रिपीट किया, सभी सभी लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी इस ब्लड लाइन से नफरत करते हैं। अगर ये न्यूज फैल गई तो सभी लॉर्ड मिलकर तुम्हें मिटा देंगे। लेलिन बोलता है यहाँ पर, इट्स यूजलेस, वर्ल्ड विल्ड ने इस एरिया को पहले ही सील कर दिया है। तुम यहाँ से कोई मैसेज बाहर नहीं भेज सकते, और वैसे भी मैं अब तुमसे वीक नहीं हूँ। लेलिन को अचानक सच्चाई समझ आ जाती है। ड्रीम स्केप के लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स को जबरदस्ती फोर्सफुली ड्रेन कर रहे थे, जो इस वर्ल्ड के ब्लड सकिंग पैरासाइट थे। और ड्रीम स्केप की वर्ल्ड विल ने इन पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक को जन्म दिया था। लेनिन बोलता है, ये वाइल, ओ माय गॉड, विथ फुल सीज्ड, क्या बात है। मैं आज इस आसमान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर तुम्हारा विनाश करूंगा। यू मस्ट फॉल हेयर टुडे।
वॉइड फट गया। ब्लैक लाइटनिंग ने स्पेस को एक केज में बदल दिया। लेनिन के एक इशारे पर वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स विशाल डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग वेव में बदलकर सेलुलस पर गिरने लगी। हर एक लाइटनिंग बोल्ट एक रैंक 7 बींग को ख़त्म कर सकती थी। 5 से 6 लाइटनिंग स्ट्राइक ने सेलुलस की पूरी लेफ्ट आर्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सेलुलस एकदम रोर करते हुए, आह! डैम इट! आउट! कम आउट! मेरे साथ खुला मुझे मुकाबला करो मुझसे, खुला मुकाबला करो। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं सेलुलस, मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं कैसे मर सकता हूँ? लेनिन यहाँ पर बोलता है, स्टॉप! तुम पागल हो गए हो क्या? जीतने वाला हमेशा जीतने वाला ही रहता है। मेरे स्टाइल बहुत अलग है। स्कीम से लड़ना है, मिनिमम प्राइस पर मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना है। मेरा ये तरीका है। तुम्हें पसंद आए या ना आए। सेलुलोस अचानक शांत हो गया और उसकी ऑरा और भी ज़्यादा सिनिस्टर हो गई। सेलुलोस यहाँ पर मैनिकली लाफिंग करते हुए बोलता है, मीनिंगलेस, ओह मीनिंगलेस। अगर ऐसा है तो देखो एक लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी की फाइनल पावर। लेलिन का चेहरे का रंग बदल गया। उसने नो चेंज ऑफ लॉ को सेलुलस की बॉडी में घुसाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। सेलुलस ने अपने बॉडी के अंदर छुपी अल्टीमेट डीके एनर्जी को एक्सप्लोड कर दिया। और यहाँ पर आउटसाइड द सील बाकी लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी ने यहाँ पर देखने की कोशिश की, झांकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्या बोलें, द फाइनल डिके। क्या सेलुलोस पागल हो गया है? यहाँ पर सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे, मतलब लॉर्ड वगैरह यही सब बात कर रहे थे। रेडिएंट एक्सप्लोजिशन ने उनके अवतार को इंस्टेंटली ऐश में बदल दिया था। ड्रीम स्केप डेमन के टेरिटोरी का 60% पॉपुलेशन एक ही सेकंड में ख़त्म हो गया। ड्रीम डेमन ने अपनी ग्रे विंग्स खोली और वो खौफ से डीप वॉइड में भाग गया। ये चालाक है भाई। ये इसको पता है इसको क्या करना है। एक्सप्लोजिशन के सेंटर में लेनिन के नाइटमेयर क्रिम्सन रुइन ने सभी अटैक को ब्लॉक कर दिया। ओरिजिन फोर्स के लॉस ज़्यादा हुआ, पर क्योंकि लेनिन वर्ल्ड विल से न लिंक्ड था, उसे इसका कोई चिंता नहीं था। एक्सप्लोजिशन के शांत होते ही लेनिन आगे बढ़ता है। स्पेस डिस्टोशन के बाद वो एक सीक्रेट सब डायमेंशन में इंटर हुआ, जहाँ उसे एक जाइजेंटिटिक ब्लैक स्केलेटन दिखा। सेलुलस का फिजिकल बॉडी और डीके एक्सप्लोजिशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसका प्योर पूरा रैंक 8 ट्रू सोल स्केलेटन अभी भी बाकी था। ये था लेनिन के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर, रैंक 8 लॉ ऑफ वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स का अल्टीमेट हार्वेस्ट। लेनिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डेवरिंग लॉ का फुल स्पीड पर एक्टिवेट कर दिया। लेनिन ने ना ब्लैक स्केलेटन की तरफ देखते हुए ठंडक से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज ज़रूर ख़त्म हो जाओगे। और यहाँ पर सेलुलोस ट्रू सोल एकदम वाइब्रेशन के साथ बोलता है, नाइटमेयर वॉरलॉक, मैं कैलेमिटी के नाम पर तुम्हें कर्स करता हूँ। क्रैश। लेनिन ने ड्रीम स्केप की वर्ल्ड ओरिजिन को कॉल आउट करके एंडलेस डिस्ट्रक्टिव थंडर ने सेलुलस ने जो कर्स देने वाला था, उसके पावर को पल भर में ही इरेज कर दिया। कर्स टूटते ही दोनों लाइट स्पीड से उससे भी तेज मूव हुए। आधा सेकंड में दोनों ने एक दूसरे पर 100 ऑफ ब्लॉज एक्सचेंज किए। सेलुलस के कैलेमिटी और डीके लॉ ने उसके स्केलेटन को दुनिया की सबसे हार्ड मेटल से भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। वहाँ लेनिन के नाइटमेयर क्रिम्सन रूइन हर स्ट्राइक के बाद इंस्टेंट रिपेयर हो रहे थे। फाइट यहाँ पर दोनों के बीच हो रहा था, बहुत ज़ोरदार हो रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे 100 ऑफ एक्सचेंज के बाद ए चिप ने सेलुलोस के मूवमेंट ऑर्बिट को कैप्चर कर लिया। लेनिन के हाथ में एक मिस्टी ग्रीन ओरिजिन फोर्स लॉन्ग स्वॉर्ड आ गया। लेनिन चांटिंग करते हुए बोलता है लो वॉइस में, ashes to ashes, dust to dust. Our glory come from dreamscape and to dreamscape you shall return. मतलब एक ही सेकंड में लेनिन की ग्रीन स्वॉर्ड ने सेलुलोस के डिफेंस को बाईपास करके उसकी स्कल के सेंटर पर अटैक कर दिया। बूम! ब्लैक स्केलेटन हवा में वायलेंट एक्सप्लोजिशन के साथ छन बन हो गया, पूरा चूर-चूर हो गया। उसके पीसेस फाइन पाउडर में बदलकर डिस्ट्रक्टिव स्नो से मेल्ट हो गए।
लेकिन सेलुलोस का ट्रू सोल ऑफ लॉ अभी भी बाकी था। ट्रू सोल जलने लगा और एक ग्लोइंग वाइट स्टार बनकर स्पेस टाइम रिवर की तरफ भागने लगा, ताकि हजारों साल बाद रिवाइव हो सके। लेलिन बोलता है, यू आर ऑलरेडी डेड, रुको। लेलिन के पीछे पैंथम टारगेरियन सर्वेंट ने रोर किया। नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक के रूइंस और लॉ ऑफ टेवरिंग के आसपास, मतलब आपस में न मिलकर एक मैसिव ब्लैक होल बन गया था यहाँ पर। ब्लैक होल ने सेलुलस का ट्रू सोल स्टार को स्पेस टाइम रिवर के एज से वापस खींचना शुरू किया। सेलुलस बोलता है यहाँ पर, उसका ट्रू सोल बोल रहा था, नो, नो, दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ द ड्रीम फोर्स। नो, नो, ये नहीं हो सकता। मैसिव स्टार पूरे लाइट टनल में बदलकर लेनिन के ब्लैक होल द्वारा पूरी तरह सॉलो कर लिया गया। और यहाँ पर अब क्या होना था? अब होना था बीप, होस्ट इज एब्जॉर्बिंग रैंकेट मैटर, बॉडी ऑफ लॉ कैनॉट इंड्योर इट मच लॉन्गर। लेलिन ने तुरंत ड्रीम स्केप में टेलीपोर्ट किया। वर्ल्डविल्ड ने ओरिजिन फोर्स का माइलस्टोन बनाकर सेलुलस की एक्सेस पावर को कन्वर्ट करना शुरू किया। लेलिन एक ड्रीम स्टेट में इंटर हुआ, जहां सेलुलस की लास्ट रिमेनिंग कॉन्शियसनेस एक रेड क्रिसेंट मून की रूप में छुपी हुई थी। लेनिन बोलता है, इनेट ब्लड लाइन एबिलिटी, ड्रीम ईटर। बूम! लेनिन ने पंच से रेड मून को सेटर कर दिया। सेलुलोस की आखिरी सोल मेमोरी भी मिटा दी गई। जैसे ही लेनिन नॉर्मल स्टेट में वापस आया, ए चिप ने उसके न्यू स्टैट पैनल को डिस्प्ले किया। नेम लेनिन फार्लियर, रैंक 7 वॉरलॉक, स्ट्रेंथ 257, एजिलिटी 200, वाइटलिटी 350, स्पिरिचुअल फोर्स 611, लॉ कॉम्प्रिहेंशन डेवर, मतलब लॉ कॉम्प्रिहेंशन में डेवर 100% है, मास्कियर 58%, क्लेमिटी 27%, डीके 50% और कर्स 1%। लेलिन ने मुस्कुरा कर सोचा, उसने एक रैंक 8 लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी को कंप्लीटली डाइजेस्ट करके कैलेमिटी, डीके और कर्स का लॉ का नॉलेज गेन कर लिया था। तो यहाँ पर उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। लेनिन ने अपना हाथ को देखा। सेलुलोस के मरने के बाद ड्रीम स्केप ने उसे एक्स्ट्रा अथॉरिटी और पावर ग्रांट कर दी थी। लेनिन की फिंगर से ड्रीम फोर्स रेडिएट हुई। अचानक ड्रीम फोर्स का रंग डेंस हो गया और उसकी पावर लेवल इंस्टेंटली जंप कर गई। लेनिन बोलता है यहाँ पर एकदम, वर्ल्डविल ने मुझे ड्रीम स्केप की अथॉरिटी दे दी है। मैं अपनी ड्रीम फोर्स को पीक पर बूस्ट कर सकता हूँ और फ्यूचर में लॉर्ड ऑफ द कैलेमिटी की ड्रीम फोर्स को सरपास भी कर सकता हूँ। ये एक अल्टीमेट किलिंग मूव होगा। और यहाँ पर ड्रीम स्केप एक मतलब ना ऐसे सूखे हुए पेड़, विदरिंग ट्री की तरह था, जिसके रूट पर सेलुलोस जैसे पैरासाइट ओरिजिन फोर्स चुरा रहे थे। एक लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी के मरते ही वर्ल्ड विल ने सांस ली और वर्ल्ड में मतलब वाइटैलिटी वापस आने लगी। लेकिन लेनिन ने कैलकुलेट किया, ड्रीम स्केप को पूरी तरह हील करने के लिए उसे कम से कम 5 से 6 लॉर्ड ऑफ रैंक 8 लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी को मिटाना पड़ेगा। लेनिन चलते हुए ना बॉर्डर पर पहुंचा जहां ना बोडेच जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर सैटर्ड था और इटर्नल ऑर्गन दिख रहे थे, लेकिन रैंक 7 लॉज की वजह से वो अभी भी जिंदा था। लेनिन ने अपने फोरहेड की वर्टिकल आई को खोला और बोडेच के बॉडी की सारी डीके और कैलेमिटी एनर्जी को डेवोर कर लिया। बोडेच वापस एक मिडल एज्ड वन आइड मैन में फॉर्म होकर ट्रांसफॉर्म हो गया। बोरेज बोलता है यहाँ पर, लेलिन, योर एक्सीलेंसी, क्या आपके आने का मतलब ये है कि आपने सेलुलोस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? लेलिन बोलता है यहाँ पर फेंट स्माइल के साथ, नो, इट्स डेट, वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बोरेज बोलता है, ही इज डेट? क्या? ही इज डेट? ग्रेट आर्केन, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? लेकिन क्या आप श्योर हैं कि आपने गलत वर्ड यूज नहीं किया? डेथ एंड नॉट रिप्लेट, मतलब लेनिन बोलता है, ऑफ कोर्स सेलुलोस इज नो मोर, मतलब फिर से उसे बोलना पड़ा, साबित करना पड़ा, सेलुलोस का ट्रू सोल डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ, रैंकेट होने की वजह से स्पेस टाइम रिवर में उसका मार्क है, पर उसे रिवाइव होने में 10 ऑफ 1000 ऑफ ईयर लगेंगे। बोडेस बोलता है, अ रैंकेट लॉर्ड, ओह माय हेवेंस, मैंने 57 वर्ल्ड और 100 ऑफ डायमेंशन ट्रैवल किए हैं,
पर ऐसा कभी नहीं सुना। फाइनल वॉर में भी रैंकेट को मारना लगभग लगभग इम्पॉसिबल था। बोर्डेज अभी भी शौक में था, पर लेलिन ने उसे जबरदस्ती खींचा। लेलिन बोलता है एकदम ग्रेव वॉइस में, ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, हमें अभी अभी के अभी ड्रीम स्केप छोड़ना पड़ेगा। लेलिन यहाँ पर ना बोर्डेज कंफ्यूज हो जाता है। लिव? लेकिन कहाँ? लेलिन बोलता है, ड्रीम स्केप से बाहर, किसी भी छोटे प्लान में छुपने के लिए चलो, जब तक कि तुम लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी के अलायंस से शिकार नहीं होना चाहते। लेनिन ने ना एकदम समझ लिया था कि जब तक वर्ल्डवेल का सील था, तब तक उसकी आइडेंटिटी हिडन थी। लेकिन जैसे ही सील हटेगा, बाकी सभी रैंकेट लॉर्ड को पता चल जाएगा कि एक नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक वापस आ गया है। अगर सारे रैंकेट लॉर्ड ने मिलकर लेलिन को घेर लिया, तो वो इंस्टेंटली मारा जाएगा। ड्रीम स्केप ने बाकी लॉर्ड के लिए एग्जिट ब्लॉक कर रखी थी। ड्रीम स्केप उनके लिए एक विशाल केज बन चुका था। लेकिन सिर्फ नाइटमेयर किंग ब्लडलाइन के पास ये फ्रीडम थी कि वो जब चाहे ड्रीम स्केप में इंटर करे और जब चाहे लिप करे। ये वर्ल्ड विल का मास्टर प्लान था। नाइटमेयर किंग यहाँ पर अलग ही टैक्टिक, हिट एंड रन टैक्टिक यूज करके एक एक करके लॉर्ड को मारेगा, बाहर जाकर डिस्कस्ट करेगा और वापस आकर नेक्स्ट टारगेट को हंट करेगा। और यहाँ पर जैसे ही लेलिन और बोडेच ड्रीम स्केप से स्केप हुए, वहाँ 3 टेरिफाइंग रैंकेट लॉर्ड ऑफ कैलेमिटी आ गए। यहाँ पर थ्री हेडेड लॉर्ड ग्रीन वाइपर हेड के साथ वो बोलता है, नो रेमेंट्स, नो ट्रेस ऑफ ऑरा। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। आई एम एस बोलता है, ट्रेसेस का ना होना ही सबसे बड़ा क्लू है। अपनी पावर को छुपाने का मतलब है कि उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा बोलता है, थंडर फ्लेम जाइंट। ओह! तो अच्छा, आई एम सॉरी का क्या सेलुलस को किसी फॉरेन रैंकेट ने मारा है या फिर वही डर वापस आ गया है? मतलब यही कहना चाह रही है कि वही नाइटमेयर एब्ज़ॉर्बिंग फिजिक वाला कोई जन्म तो नहीं ले लिया है, यही कहना चाह रही थी। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय-बाय।